चित्रकूट में लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद सीएमओ को 1 लाख की घूस लेते हुए पकड़ाया। सरकारी आवास से किया गिरफ्तार। बलरामपुर की जनपद पंचायत फनगर में सामने आई पदस्थ बाबू की गुंडागर्दी। आवास पास कराने के नाम पर ली रिश्वत, पैसे वापस मांगने पर सरेआम पंचायत में की पीड़ित के साथ मारपीट। भोपाल के पलासी मोड़ पर सिलेंडर से भरे ट्रक और कार की हुई भिड़ंत। टक्कर के कारण जोरदार धमाके के साथ कार में लगी आग। हादसे में कार चालक हुआ घायल। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई पर जताई संतुष्टि। कहा, अवधि के हिसाब से चला सत्र। विधानसभा में पास हुए कुल 7 विधेयक। और मध्य प्रदेश में 37 दिन के बाद फिर लगा नाइट कर्फ्यू। घर में ही मनाना पड़ेगा नए साल का जश्न। दोनों डोज लगवाने वालों को ही थिएटर कोचिंग में मिलेगी एंट्री। और अब बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की तरफ, क्योंकि आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी सरकार है, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं शिवराज सरकार ने आरक्षण नहीं दिया। शिवराज सरकार में बैकलॉग के पदों पर भर्ती नहीं हुई, साथ ही स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आदिवासी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों के अधिकारों में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और मैं भी इस बात की आगे बात इस बढ़ाना चाहता हूँ कि ये भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार, ये आदिवासी विरोधी कैसे, उसकी पुष्टि में कराने के कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे कि आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो नीमच की घटना, नेमावर की घटना, खरगोन की घटना किसी से छिपी नहीं है। दूसरा, जो पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को, 57 बार तक कोर्ट में तारीख पे शिवराज सिंह जी ने अपना वकील नहीं खड़ा किया है। उसके बाद करीब हर महीने बैकलॉग के पदों की जो पूर्ति करना है, हर महीने लेटर निकालते हैं। लेकिन जब से शिवराज सिंह जी की सरकार, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, तब से आज तक बैकलॉग के पदों की पूर्ति नहीं की जा रही है। दूसरा, लगभग 5000 स्कूल जो हमारे 89 आदिम जाति कल्याण विभाग के जो ब्लॉक है, उसके 5000 आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों को शिक्षा विभाग में ये मर्ज करने जा रहे हैं। लगभग 230 करोड़ की हमारी जो स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को जो मिलना चाहिए, वो स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए मात्र 400 रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम शिवराज सरकार से मांग है कि ये पैसा भी वापस ले लें। हमारी सदन में बात नहीं सुनी गई। क्या पीएम मोदी और अमित शाह आदिवासियों के लिए कटौती के निर्देश देने आए थे? साथ ही कहा कि आदिवासी विरोधी सरकार प्रदेश में नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुदान की राशि 19,071 करोड़ 94 लाख 49,645 रुपए मतदेय मद में और भारित मद में 2,512 करोड़ 63 लाख 91 हजार रुपए, कुल 21,584 करोड़ 58 लाख 40 हजार 645 रुपए में से 22% मध्य प्रदेश में निवासरत आदिवासियों के लिए मात्र 400 रुपए प्रावधान किया गया। ये 400 रुपए प्रावधान हम शिवराज सिंह से कहना चाहते हैं कि ये 400 रुपए आप वापस ले लीजिए। आप आदिवासियों का जो अपमान किए हैं और कल चर्चा नहीं होने दिए बजट में, हम लोग बोलना चाह रहे थे पर चर्चा नहीं होने दिए।
विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान हमीदिया अस्पताल में हुई आगजनी पर भी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा सवाल किया गया, जिसमें अब तक आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है। इस सवाल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का लिखित जवाब दिया। कांग्रेस ने सरकार पर इस मामले में लीपापोती के आरोप लगाए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने घटना में 4 बच्चों की मौत बताई, तो वहीं गृह मंत्री ने 5 मामलों में मुआवजा दिए जाने के बयान दिए। पीसी शर्मा ने सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाए जाने के आरोप लगाए हैं। जैसा आरिफ भाई ने बताया कि 5 को मुआवजा दिया, मतलब 5 तो सरकार भी मान रही है मुआवजा दिया, और मंत्री कह रहे हैं 4। पूरी लिपापोती हो रही है। एक और सवाल में पूछा गया, उसमें भी इसी तरह से गोलमाल है। कुल मिलाकर हमीदिया के अंदर जो कांड हुआ, ये भी मान रहे हैं कि उसका फायर एक्सटिंग्विशर खराब था। भाई क्यों खराब था? आप रोज जाके फोटो खिंचवाते हो हमीदिया अस्पताल के अंदर, और रोज सदन में चर्चा क्यों नहीं की? ये सरकार ने दबाव डाल के अध्यक्ष जी को मजबूर कर दिया कि ये प्रश्नकाल को, भाई कोई सवाल उठा रहा है एक कि आदिवासी का 400 रुपए आदिवासियों के उसके लिए बजट के अंदर है। यहाँ 150-200 करोड़ खर्च हो रहे हैं सम्मेलन में भोपाल के अंदर, जम्बूरी में, और यहाँ 400 रुपए। और धर्म से विभाग धर्म की बात करती है, हिंदू धर्म फला, 1 पैसा नहीं दिया इसमें, 1 पैसा। तो ये कुल मिला के हर चीज का जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन में जो जानकारियां मांगी थी उसमें सरकार स्वीकार कर रही है। एक तरफ एक प्रश्न में कह रही है कि 4 लोग मरे, और वहीं प्रशासन के गृह मंत्री हमारे कह रहे हैं कि 5 लोगों को मुआवजा दिया। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि 4 मृत्यु हुई और 5 का मुआवजा दिया, तो डिफरेंस यहीं पे दिख गया। एक मैंने प्रश्न पूछा था कि इस हानि में FIR अभी तक क्यों नहीं हुई, तो गृह मंत्री कहते हैं कि इस पे मर्ग कायम है, और मर्ग कायम के चलते अभी जांच चल रही है। और चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है। यानी पूरा लीपापोती सरकार कर रही है, और ऐसे गंभीर विषय को इस तरह से लीपापोती करना। और एक मेरे प्रश्न का उत्तर ही गायब कर दिया। मैंने पूछा था, प्रश्न ही बदल दिया। मैंने पूछा था कि 8 से 15 तक कितनी बच्चों की मृत्यु कमला नेहरू शिशु में हुई, तो 8 का तो हवाला दिया, और 8 के बाद से 15 तक का गायब ही, और 8 का पूछा विधानसभा की तरफ से। ये तीनों गंभीर मामले हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पर संतुष्टि जताई है और कहा कि पहली बार अवधि के हिसाब से पूरी विधानसभा चली। 22 दिसंबर को महिलाओं को मौका दिया गया, 4 अशासकीय संकल्प आए, तो वहीं 7 विधेयक पास हुए हैं। सत्र में सर्वाधिक प्रश्न कांग्रेस के लगे थे। 11 सदस्यों की 2 समितियां बनाई गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन में हुए हंगामे पर दुख भी जाहिर किया। कई वर्षों से आपने देखा होगा कि विधानसभा घोषित जो समय उसमें पूरा कभी नहीं चलती। ये कई वर्षों बाद पहली बार हुआ है कि 5 दिन का यदि निर्धारित अवधि थी तो 5 दिन चलने का अवसर प्रदान हुआ और चले। इसमें से कुल मिलाकर के 2-3 नई बातें हुई हैं। एक तो ये हुआ कि फिर से हमने प्रथम दिन 22 तारीख को महिला सदस्यों को और प्रथम बार के विधायकों को अवसर प्रदान किया, और उसके साथ साथ एक बात और जोड़ के रखी थी उसमें, ये भी पहली बार हो रहा मध्य प्रदेश विधानसभा में कि जिस तरह से मंत्रियों की ब्रीफिंग होती है उसी तरह से मैंने एक ब्रीफिंग का काम शुरू किया अपने चैम्बर में। जिन विधायकों के प्रश्न 25 के भीतर आते हैं उनमें से रात को ही उनको यहाँ से सूचना जाती है कि आप कृपया 10 बजे यहाँ उपस्थित रहें। बलरामपुर की जनपद पंचायत वार्ड फनगर में पदस्थ बाबू की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आवास पास कराने के लिए बाबू ने पहले तो 15,000 रुपए की रिश्वत ली, और जब पीड़ित व्यक्ति ने पैसे वापस मांगे तो जनपद में ही पीड़ित व्यक्ति को पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं जिम्मेदार मामले को दबाने में जुट गए हैं। सीसीटीवी फुटेज देने से मना किया गया, और जनपद के बाबू पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंदिरा आवास के लिए
लेन देन था श्री गोरेलाल पटेल के तहत। तो वो मैं आवेदन दिया था, उसके कार्यवाही की हेतु फिर 25 तारीख को, अगले 25 तारीख को मैं दिया था आवेदन। फिर जांच नहीं हो रहा तो मैं फिर गया वहाँ सीओ साहब का कागज दिखाया तो उस दिन गोरेलाल पटेल फिर सीओ साहब बोले कि 22 तारीख को अपना गवाह लेके तू आना। आज गए तो फिर सीओ साहब बुलाए, पूछने लगे। फिर गोरेलाल पटेल आ गए तो बात विवाद जबरदस्ती बात विवाद करने लगा कि पैसा मैं दे दिया हूँ, पैसा, अब जबकि मैं पैसा नहीं पाया था। फिर उधर चले गए आंगन में फिर लाठी डंडा से हमको मारने लगे। फिर बाहर ग्रिल के बाहर निकले, फिर एक डंडा मारे, मेरे ऊपर खून का धार चलने लगा। मामला बलरामपुर का है, जहां पैसे वापस मांगने पर पिटाई हुई। सबसे पहले तो रिश्वतखोरी का मामला, रिश्वतखोर बाबू की गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिली। हमने पीड़ित की बात सुनी कि किस तरह से पैसे वापस मांगने पर लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी गई। ये जो पूरा मामला था ये सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज देने से मना किया गया और जनपद के जो बाबू है जिसके पूरे कारनामे हैं जो अभी हमने सुने, उस पर कार्रवाई की जब बात की गई तो कार्रवाई भी अभी तक नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार आपको बता रहे दर्शक, इस वक्त जिस खबर को देख रहे हैं वो बलरामपुर से है। पैसे वापस मांगने पर लाठी डंडों से व्यक्ति को मारा गया और अब हम इस खबर पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ बलरामपुर से संवाददाता खबर भारत देवेश दुबे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। देवेश जी, जिस तरह से देवेश ये खबर है जनपद बाबू की, ये जो मामला है रिश्वतखोर बाबू कहना ही उचित रहेगा इस व्यक्ति के लिए, तो पहले तो पैसे लिए और जब पैसे वापस मांगे गए तो पिटाई भी कर दी। एक तो चोरी, उस पर से सीनाजोरी। क्या कहेंगे आप, क्या है पूरा मामला, बताइए दर्शकों को। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा ये बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाड्रफ नगर का मामला है। यहाँ नंद किशोर पटेल नाम के व्यक्ति से जनपद में पदस्थ बाबू गोरेलाल पटेल ने 15,000 रुपए आवास की स्वीकृति के लिए लिए थे। अच्छा। उस व्यक्ति ने जब आवास की स्वीकृति नहीं हुई तो जनपद में बतौर लिखित शिकायत की और अपने पैसों की मांग की। उसी संबंध में जनपद सीईओ ने उसे जांच के लिए गवाहों को लेकर के बुलाया हुआ था। जब वो व्यक्ति जनपद सीईओ के पास गया तो सीईओ ने उसे उस बाबू के कार्यालय में भेज दिया और जैसे ही वह व्यक्ति बाबू के कार्यालय में गया और अपने पैसों की मांग करने लगा, बाबू ने ताबड़तोड़ उसके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया। वो खून से लथपथ हो गया, किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से थाने की ओर भागा। थाने में जाकर के शिकायत की गई, लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया जाता रहा। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जनपद के परिसर में खुलेआम जिस तरीके से बाबू ने लाठी डंडों से वार किया, ये बिल्कुल गलत है। और इस संबंध में आज तक बाबू के ऊपर ना ही जनपद सीईओ ने कोई कार्यवाही की और ना ही जिला कलेक्टर ने कार्यवाही की। इस संबंध में हम लोगों ने जनपद सीईओ से सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की, उसे भी देने से इनकार कर दिया गया। ये हम जनपद सीईओ वेद प्रकाश पांडे की बात कर रहे हैं जी। आप बिल्कुल नाम लेके बात कीजिए देवेश जी। हम वेद प्रकाश पांडे जी से जब सीसीटीवी फुटेज की बात की गई तो पासवर्ड नहीं होने की बात करके मामले को टालने का प्रयास किया गया। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक वो बाबू उसी कार्यालय में पदस्थ है और दबंगई के साथ पूरा कामकाज कर रहा है। रिश्वतखोर बाबू भी बोलिए, अब उसको हम बिल्कुल सरेआम बोलेंगे इस बात को। रिश्वतखोर बाबू गोरेलाल की हम बात कर रहे हैं जी। ठीक है, अब एसडीएम के पास ये बात पहुंची। जी देखिए, इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा वो व्यक्ति काफी घबराया हुआ है और कहीं भी शिकायत अब दोबारा करने की हालत में नहीं है। शायद उसे धमकियां भी मिल रही हैं। कल तक तो वो हमसे बात करने को तैयार था, लेकिन आज वो व्यक्ति हमसे बात भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन जहां तक बात की जाए कि उच्च अधिकारी जिनका दायित्व बनता है कि इस तरीके के निरंकुश बाबू, रिश्वतखोर बाबू के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वो कार्रवाई अभी तक लंबित है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, क्योंकि हम अब संपर्क करने वाले हैं। हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही। जनपद सीईओ जिसका आपने जिक्र किया वेद प्रकाश पांडे, और एसडीएम को भी हम फोन लगाएंगे विशाल महाराणा जिनका नाम है, और उनसे हम जानेंगे कि
क्या कार्रवाई की गई है, कार्रवाई अगर नहीं की गई है तो कब तक होगी, वगैरह वगैरह तमाम सवाल हैं जो हमें उनसे रखने हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको यही धन्यवाद करूंगी देवेश। बता दें दर्शकों को, बलरामपुर का ये मामला है। अभी हम सुन रहे थे देवेश दुबे, हमारे संवाददाता है बलरामपुर खबर भारत से, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब वो व्यक्ति इतना डरा हुआ है, जिस व्यक्ति पर ये पूरी जो इस मामला जिस पर है वो बाबू है, रिश्वतखोर बाबू, यही हम संबोधन देंगे उनको, और नाम है गोरेलाल। ये गोरेलाल का पूरा मामला है और वो व्यक्ति अब बात करने को इसलिए तैयार नहीं हो पा रहा है, पीड़ित व्यक्ति, क्योंकि उसे अब लगातार धमकियां मिल रही हैं। तो जो कुछ अपनी आप बीती वो बताना चाह रहा था कल तक, आज अब वो कुछ भी बताने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है, अपनी कोई बात नहीं बता पा रहा है। शायद कहीं ना कहीं धमकी मिलने के आसार, देवेश ने भी यही बात कही। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, जनपद सीओ का नाम बीच में आया है, देवेश ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, सीओ ने कहा उनके पास पासवर्ड नहीं है, जिस फुटेज को निकालने की हम बात कर रहे थे। और हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जनपद सीओ वेद प्रकाश पांडे का फोन नहीं लग रहा। शायद इस घटना के बाद से लगातार अपने फोन को शायद वो या तो उठाएंगे नहीं और या फिर फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया जाएगा। जैसा कि बहुत आसान होता है तकनीकी समस्या बता देना कि तकनीकी रूप से शायद फोन नहीं लगा होगा, अगर उनसे बात हो पाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सवाल उनसे रख पाएं और जान सकें कि दरअसल रिश्वतखोर बाबू गोरेलाल को लेकर विभाग ने क्या ठोस कदम उठाया। आवास की स्वीकृति का ये मामला है। आवास की स्वीकृति के लिए पैसे मांगे गए, गोरेलाल ने पैसे मांगे और जब पैसे वापस मांगे पीड़ित ने तो लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लहूलुहान है पीड़ित। फिर भी अपनी बात उन्होंने ठोस कदम उठाया, अपनी बात रखते नजर आए, थाने में भी गए, शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि होता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी श्रेणी में हम एसडीएम को भी फोन लगा रहे थे, एसडीएम विशाल महाराणा, लेकिन उनको भी फोन नहीं लगा, बल्कि फोन लगा, घंटी गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि किस तरह से आम व्यक्ति इन अधिकारियों की गिरफ्त में है, क्योंकि काम तो लेना होगा और काम लेना है तो दाम तो देना होगा। इस तरह रिश्वतखोरी तो रुकने से रही। अगर जिम्मेदार ये जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगेंगे, गलती किसी की भी हो, दर्शकों को बताना चाहेंगे एसडीएम विशाल महाराणा ने ये बात कही है। हमारी टीम ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया, ये मामला उनसे संबंधित नहीं है, बलरामपुर का ये मामला है, इसलिए उन्होंने कुछ भी बात कहने से बचते नजर आए। और जैसा कि संभावित है कि जनपद सीओ को फोन लगाया जा रहा है, लेकिन वो उठाएंगे नहीं, और उठा लेंगे तो बात करने से बचेंगे। शायद उनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। रीवा की लोकायुक्त टीम द्वारा आज सतना जिले के चित्रकूट में नगर परिषद के सीएमओ को 1 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी सीएमओ कृष्णपाल सिंह द्वारा नगर परिषद में तृतीय श्रेणी कर्मचारी को अनुकंपा नौकरी के लिए 1 लाख रुपए घूस की मांग की गई थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त की टीम ने आज चित्रकूट पहुंचकर सीएमओ को उन्हीं के सरकारी आवास में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मेरा अनुकंपा नियुक्ति का मामला नगर परिषद चित्रकूट में तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिसमें वहाँ का जो मुख्य नगर परिषद अधिकारी हैं कृष्णपाल सिंह, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के एवज में मुझसे 1 लाख रुपए की घूस मांगी थी। अच्छा। तो जिसमें मैं 1 लाख रुपए उनको घूस
देना नहीं चाहता था, बल्कि घूस देते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था जी। तो आज वही कार्रवाई रीवा लोकायुक्त के द्वारा पूरी कार्रवाई हुई है सर। जी ठीक है। तो आज आपने रंगे हाथों पकड़वाया जी, लोकायुक्त? जी। कब शिकायत की थी लोकायुक्त में आपकी? लोकायुक्त में सर मैं परसों शिकायत किया था। अच्छा अच्छा। जी। जो रिश्वत की मांग की गई थी सीएमओ नगर परिषद कृष्णपाल सिंह द्वारा कि अनिल तिवारी की अनुकंपा नियुक्ति का मामला, उनके पिताजी का देहांत हुआ पिछले साल जी। वो नौकरी के लिए प्रस्तावित नौकरी उनको दी नहीं जा रही थी जी। इसी में 1 लाख रुपए घूस की मांग की गई थी जी। इसको देते हुए आज उनको रंगे हाथों ट्रैप किया गया है जी। और आगे वैधानिक कार्रवाई लोकायुक्त टीम द्वारा की जा रही है। अच्छा, ये लगभग कितने बजे कार्रवाई की गई है? ये करीब 9 बजे, 8:30 9 बजे के बीच में ये कार्रवाई उन्हीं के निवास स्थान सरकारी आवास जो मिला है जी वहीं पर की गई है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम निरीक्षक जियाउल हक है जी। लोकायुक्त रीवा में पदस्थापना है हमारी और पूरे दल बल के साथ और डीएसपी पटियार साहब के निर्देशन में कार्रवाई की है हम लोग और बाकी अग्रिम कार्रवाई अभी जारी। दहेज और हत्या के मामले में पिछले 2 माह से फरार इनामी बदमाश को डबरा पुलिस ने यात्री प्रतीक्षालय बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित संघी के द्वारा चलाए जा रहे इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी इस अभियान के तहत टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें एसडीओपी डबरा विवेक कुमार शर्मा के साथ ही डबरा में पदस्थ स्टाफ की भूमिका खास रही। आतरी थाना आतरी क्षेत्र के अंतर्गत एक नव्य बाह्यता का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 304वीं धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध था। उसमें जो आरोपी गणों किसी की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 1-2 आरोपी उसमें फरार चल रहे थे, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसमें इनाम घोषित किया गया और ये निर्देश दिया गया कि इनाम शुदा जो आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। इसी क्रम में प्रदीप एक आरोपी है, उसके ऊपर 3000 का इनाम घोषित किया गया था। कार्यालय की टीम के द्वारा उसे डबरा बस स्टैंड परिसर से उसकी आज मुखबिर सूचना से गिरफ्तारी की गई। भागने की फिराक में था, तो उसकी आज गिरफ्तारी कर ली गई। बागली पुलिस थाना के चापड़ा में महिला के अंधे कत्ल का खुलासा हो गया। 4 महीने के बाद पुलिस को इस मामले में सफलता मिली। पैसे के लेन देन को लेकर चापड़ा की रहने वाले आरोपियों द्वारा महिला सावित्री बाई पाटीदार की हत्या की गई थी। 9 अगस्त की शाम पशुघर में महिला की हत्या होना सामने आया। एक ही घर के 3 आरोपी और 2 रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवास पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने इसका खुलासा किया। जेल रोड पलासी मोड़ इन दिनों हादसे का पॉइंट बन गया है। न्यू जेल रोड से आ रही कार ट्रक से टकरा गई और टकराते ही जोरदार धमाके के साथ कार में आग लग गई। हादसे में कार चालक घायल हो गया। वहीं सड़क पर खड़े ट्रक में सिलेंडर भरे हुए थे, जिससे बड़ी हानि भी हो सकती थी। 1-2 दिन में रोजाना ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में थाने में कोई शिकायत नहीं की गई। राजगढ़ जिले के बड़गांव में आयोजित पगड़ी कार्यक्रम में नवज्योति नेत्रदान समिति के प्रयासों से प्रेरित होकर नेत्रदान संकल्प की अनूठी पहल देखने को मिली। मेड़तवा समाज के पगड़ी रस्म कार्यक्रम में मृतक श्रीमती गीताबाई के पगड़ी रस्म कार्यक्रम में मृतका के देवर सेठ बालचंद गुप्ता और पुत्री मंगला गुप्ता और दामाद द्वारकेश गुप्ता के द्वारा नेत्रदान का संकल्प लिया गया। इसी के साथ जीरापुर शहर में तिरंगा मित्र मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में विशाल गुप्ता मुनीम के परिवारजनों ने भी नेत्रदान का संकल्प लिया।
रतलाम शहर के आबादी क्षेत्रों में चल रही ज्वलनशील और विस्फोटक वस्तुओं के व्यवसाय से संबंधित दुकान और गोदाम पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। आदेश के बाद भी व्यापारियों द्वारा दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट नहीं किए जाने पर वेद व्यास कॉलोनी स्थित कबाई के गोडाउन को निगम और प्रशासन की टीम ने हटा दिया है। बीते दिनों कलेक्टर ने धारा 144 के तहत सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार की खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण को प्रतिबंधित किया था। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में शहर के रहवासी क्षेत्र में स्थित एक अवैध कृषि पाइप गोदाम में भीषण आग लगी थी, जिसकी वजह से दर्जन से ज्यादा घर प्रभावित हुए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस तरह के निर्देश दिए और कार्रवाई हो रही है। देश भर में क्रिसमस की तैयारियां अंतिम दौर में है। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में ग्राम सुर्ग के चर्च ऑफ क्राइस्ट में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रभु यीशु के आगमन को लेकर समुदाय के लोग तैयारी में लगे हुए हैं। कोरोना काल के कारण बीते 2 वर्षों से क्रिसमस नहीं मनाया गया था, जिसके चलते इस साल क्रिसमस के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है, जिसका जायजा लेने हमारे संवाददाता वशिष्ठ दास महंत पहुंचे। अभी हम सरगुजा जिला के सीतापुर के सूर्यापार ग्राम पंचायत में हैं। यहाँ पे कैन मेमोरियल का चर्च है, जहाँ 2 वर्षों बाद कोरोना काल को निपटने के बाद अभी बड़ी हर्षोल्लास से लोग क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। काफ़ी अच्छे ढंग से चर्च को सजाया गया है, लोग काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये लोग जो है नाच गाना कर रहे हैं। और सर हम बहुत ही आनंदित हैं क्रिसमस त्यौहार को लेकर के, क्योंकि सर हम 2 वर्ष क्रिसमस त्यौहार अच्छी तरह से नहीं मनाए थे और इस बार जो है मतलब हम बहुत ही उत्साहित हैं और पूरे हमारे चर्च ऑफ क्राइस्ट के विश्वासी भाई बहन लोग पूरे उत्साहित हैं और हम बहुत ही आनंदित हैं और पूरे चर्च की सजावट कर रहे हैं कि हम आज क्रिसमस की क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। 24 तारीख के रात में अभी 7 बजे से आराधना लगाई जाएगी। उससे पहले चर्च का सजावट और घर द्वारा सबका सजावट किया जा रहा है और यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में हम लोग सब मनाते हैं, क्योंकि उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आया। हम उसका जन्मदिन का संदेश को सुनाते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं। सर हम सभी लोग मसीही लोग 2 साल से हम लोग नहीं मना पा रहे थे, घर में मना रहे थे, लेकिन अब हम सभी स्वतंत्र होके बहुत खुश होके क्रिसमस मनाने के लिए तैयार हैं। और आज रात को 12 बजे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी बड़े उत्साह के साथ चर्च में आएंगे और भजन कीर्तन करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 2 साल के बाद इन लोग को ये मौका मिला है, या सभी को मौका मिला है कहें। इस साल ये लोग बहुत उल्लास के साथ क्रिसमस मनाने की तैयारी में हैं। ये लोग पूरी तरह से जो है तैयारी कर चुके हैं, लाइटिंग हो चुकी है, इनके जो प्रोग्राम हो चुके हैं। रात को ये लोग गाना बजाना करके प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। मैं वशिष्ठ दास महंत, खबर भारत से, सरगुजा, छत्तीसगढ़। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता रामवीर सिंह सिकरवार ने अपना 60वां जन्मदिन बहुत ही सादगी से मनाया। अपने जन्मदिन को यादगार बनाते हुए कांग्रेस नेता ने बुजुर्गों का सम्मान किया। बुजुर्गों को इस सम्मान समारोह में शॉल और भारतीय नक्शे का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं समर्थकों ने अपने अलग अलग अंदाज में जननायक का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे यहाँ वो हस्तियां हैं जिनको आज हमने इंतजार करवा दिया, क्षमा योग्य नहीं है आज। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।
सरोकार। पल पल की अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें खबर भारत 24 मोबाइल ऐप और रहें हर खबर से अपडेट 24/7।